respectable dignitaries on the dais, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं फीकी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज के स्थिति में पीपीपी मॉडल पर मेरे डिपार्टमेंट की आज की स्थिति और नीति के बारे में आपसे कुछ चर्चा करने का अवसर मुझे दिया है। जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे दो काम दिए थे। एक गाँव को जोड़ने वाली योजना बनाने के बारे में उन्होंने मुझे योजना तैयार करने के लिए कहा था और दूसरा राष्ट्रीय महामार्ग को 4 लेन में रूपांतरित करने की भी योजना तैयार करने के लिए कहा था। और मेरा ये गौरव है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय महामार्ग को 4 लेन में रूपांतरित करने वाली योजना की पहली प्रोफाइल दोनों मैंने उस समय वाजपेयी जी को दी थी। उस समय मैंने अपने रिपोर्ट पर लिखा था, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक वाक्य था। उसमें जॉन केनेडी ने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि रोड बनाने के लिए सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी करने की क्यों जरूरत है, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया। आपने कहा तो मैं आपसे समझ लूंगा, क्योंकि पॉजिटिवली अगर सूरज को ये कहना नहीं पड़ता कि सूरज निकलने के बाद प्रकाश आता है, वो तो अंडरस्टूड है। तो रोड बनाने से तो प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस आने वाला है और इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि इसके लिए ये जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी करके एक साल और उसमें जोड़ देंगे तो ये एक नया प्रॉब्लम और उसके कारण होगा। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अच्छा ही है। रोड सेक्टर अगर खड़ा होगा तो समाज और देश आगे ही जाएगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। आज की स्थिति में मुझे इस बात का और एक खुशी है कि इस देश का पहला पीपीपी रोड शुरू करने का मौका मुझे मिला जब मैं मंत्री था। वो नेशनल हाईवे पर ठाणे भिवंडी बाईपास करके पहला बीओटी रोड जो था वो शुरू हुआ। और उसकी कल्पना भी मुझे ऐसे आई कि मैं जब मंत्री बना तो मलबार हिल पर मुंबई में एक बड़े बंगले में रहने के लिए गया। उस समय कलर टीवी नहीं था, तो मैं मलबार हिल के एक टीवी शोरूम में जाकर मैंने कहा कि मुझे कलर टीवी चाहिए। और मैं ऐसे ही मुंबई में मेरी आदत थी कि मैं सिक्योरिटी छोड़कर घूमने की आदत रहती, तो मैं कभी स्कूटर पे घूमता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, तो मुझे जनरली मैं पब्लिक में घूमते हुए चलते रहता हूँ। वहाँ ऐसी प्राइवेट कार में गया था, 2-3 लोग मेरे साथ थे और उनने मुझे कहा कि टीवी बताया, सब बताया। मैंने एक सिलेक्ट किया और मैंने उनको कहा कि मुझे इंस्टॉलमेंट पर चाहिए। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा और जब मैंने कहा कि मैं मंत्री हूँ तो उसने कहा सर अभी पीस नए आए नहीं है, मैं बाद में आपको आने के बाद इन्फॉर्म करूँगा। और उसने मुझे बाद में कभी इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि मंत्री अगर इंस्टॉलमेंट पर टीवी लेके जाए और पैसे नहीं दिए तो क्या करूँगा। तो मुझे टीवी मिला नहीं। पर जब टीवी मिला नहीं तब जब मैं घर पर आया तो मेरा घर सी फेस पर था, लॉन थी और मैं सोचते हुए बैठा था कि ये टीवी इंस्टॉलमेंट पर मिल सकता है, कार इंस्टॉलमेंट, तो टनल और रोड भी इंस्टॉलमेंट पर क्यों नहीं मिल सकता। और उससे इंस्पायरेशन और मोटिवेशन होकर फिर वो पब्लिक प्राइवेट मॉडल तैयार हुआ। फिर मैं दिल्ली आया और हमने वो पहले प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया था। आज की स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे गाइड एंड फिलोसोफर इसके पहले के सरकार में अनेक रहे हैं। मॉडल एग्रीमेंट प्लानिंग कमीशन तैयार करती थी, गाइड एंड फिलोसोफर में फाइनेंस मिनिस्ट्री हमको अप्रूवल देती थी, और अब लिटिगेशन और प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं क्योंकि इसको आगे क्या करना है। तो आज हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है और उसको हमको ये तो कहने का अवसर नहीं कि किसने क्या किया। मॉडल एग्रीमेंट जो है, जो बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय हमारे यहाँ जो बना था, कोई लगभग प्रॉब्लम नहीं आए थे। और जो काम आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने उस समय किया, 3600 करोड़ का लोएस्ट टेंडर था। वो काम रिजेक्ट करके हमने गवर्नमेंट में बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे का काम 1600 करोड़ में पूरा किया और देश का सबसे अच्छा रोड आपको आज एक्सप्रेस हाईवे के रूप में दिखा जाता है। 1800 करोड़ के फ्लाईओवर 1000 करोड़ में हुए
800 करोड़ का सेविंग हुआ। और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट था जिसको शुरू मैं मंत्री था तब मैंने किया था, 420 करोड़ में हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को। बाद में हमारी सरकार गई तो अभी उसकी कीमत 1600 करोड़ तक चली गई है। देयर आर वेरियस रीजन फॉर इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं गवर्नमेंट पर, अधिकारियों पर निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पूरे सरकार में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस। इस बात को सरकार में कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अस्वस्थ हूं क्योंकि मेरा एक दिन डिले निर्णय करने के लिए दैट कॉस्ट कंट्री 15 करोड़ रुपीस पर डे। तो मैं 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक रोज बैठता हूं। और हमारे यहाँ एनएचआई के जो चेयरमैन हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर काफी प्रमाण में सेटलमेंट करके मार्ग निकाला है। उनके प्रॉब्लम्स कितने कठिन थे मैं समझ सकता हूँ, और उन्होंने इसमें से हमने कहा सेटल करो, मार्ग निकालो। और ऐसी स्थिति है कि आज मुझे कॉन्ट्रैक्टर को बोलना पड़ता है कि तुम काम करो, और वो बोलता मुझे नहीं करना है, 5% के बाद 1% लो और मुझे छोड़ दो। और मैं बोलता तुम कैसे काम नहीं करोगे, मैं देखूंगा, तुमको करना पड़ेगा। अब ये स्थिति ऐसी आई है, इसके जो वेरियस रीजंस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात है ये डीपीआर। ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले जो एजेंसी है, इनको कभी प्लानिंग कमीशन दबाता था, कभी हमारे लोग दबाते थे, कभी फाइनेंस वाले दबाते कि वायबिलिटी लाओ, तो फिर वो अपने चेंजेस करते थे। और जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता था तो लोग चिल्ला, कल मेरे पास गुजरात के 3 एमपी आए थे और वहाँ जंक्शन में फ्लाईओवर चाहिए, है ही नहीं डीपीआर में। अब लोग प्रॉब्लम फेस करें, फिर प्रेशर लाते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल निर्णय नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हम क्या समाज सेवी है क्या? हम जब सरकार में आए हैं और पब्लिक में इंटरेस्ट में निर्णय करने के लोगों ने हमको चुनकर दिया है, तो रोड के प्रोजेक्ट में तो प्रेशर आने ही वाला है। और हम अगर प्रेशर पर नहीं, अगर काम नहीं करेंगे लोगों का, तो हम फिर से चुनकर कैसे आएंगे? और अब चुनकर आए इसलिए आपने हमको बुलाया भाषण देने के लिए, तो कौन बुलाता था? तो हमारे इसमें पहले बार हर पॉलिटिशियन का काम रहता है कि वो अगले बार कैसे चुनकर आए। तो हमारी जो चेयर रहती है वो कितनी टील करना, उल्टा ना हो जाए तहाँ तक टील करते रहते हैं हम लोग। ज़्यादा किया तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहने वाला, जैसे आपको मैंने कहा कि आप पैसे कमाने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? आपको 2 पैसे मिलने चाहिए इसीलिए आप आते हैं। वैसे राजनीति में ये बात होने वाली, क्योंकि हमने जो सिस्टम को स्वीकार किया है। और पर एक बात मैं आपको बताऊं, एनएचआई में और नेशनल हाईवे में जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल है। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की भाषा में अगर बात करनी है तो प्रोजेक्ट वायबल कैसे करना, इसका एक साइंस है। और इसलिए आप नेशनल हाईवे में इकोनॉमिक वायबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे सॉल्व करना वो मैं आपसे भी समझने वाला और मैं अपनी कल्पना भी बताने वाला। पहली बात तो ऐसी है कि डीपीआर परफेक्ट होना चाहिए। और डीपीआर में ये हुआ है, जो हमारे कोई भी सरकार आई तो ये बात पक्की होती है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं होती। जिन्होंने गलत डीपीआर किया वो भी लगातार बना ही रहे डीपीआर। तो मैंने पहले हमारे डिपार्टमेंट में कहा कि जिन जिन लोगों ने डिफेक्टिव डीपीआर की, इनके सीआर लिखो, कम से कम इनको अगला काम तो मत दो। और घर में बैठकर शायद वो, मुझे लगता है कि सैटेलाइट की इमेजेस को देखकर शायद डीपीआर बनाए होंगे। पब्लिक से बात नहीं, पब्लिक में से बातचीत नहीं, वहां जाकर प्रॉब्लम्स को समझा नहीं और डीपीआर ही गलत हो गए। तो हमको पहली बार डीपीआर को सुधारना होगा, इसलिए हम डीपीआर बैंक खोल रहे हैं। हम 9 अगस्त को, मेरे पास ग्रामीण विकास भी है, लैंड एक्विजिशन भी मेरे ही पास है, तो आज हमने 9 अगस्त को एक नया सेंटर खोल रहे कि बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप हमको दोनों डिपार्टमेंट में सुझाव दो। आई डोंट क्लेम दैट वी आर परफेक्ट, उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। तो हमको आपसे सुझाव चाहिए, जो अच्छे होंगे वो स्वीकार करेंगे, जो नहीं होंगे कहेंगे कि ये उनको ठीक नहीं लगता, और 4 लोगों से पूछेंगे। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग अच्छा करें। एक तो टाइम इज द कंसेप्ट। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गवर्नमेंट में हमको सभी डिपार्टमेंट में टाइम पर निर्णय होने चाहिए। 3-3 महीने, 4-4 महीने, साल-साल, 1.5-1.5 साल हमारे डिपार्टमेंट में निर्णय नहीं होते।
मैं बहुत फेयरली कहना चाहता हूं, मैं प्राइवेट इन्वेस्टर को ब्लेम नहीं करूंगा। इसका कारण मैं आंखें खुली रख के बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ 4 प्रॉब्लम्स हैं। लैंड एक्विजिशन, 10% लैंड एक्विजिशन हुआ है और आपने प्रोजेक्ट का टेंडर भी कर दिया, वर्क ऑर्डर भी ले लिया, फाइनेंशियल क्लोजर भी कर लिया। 2 साल हुए फाइनेंशियल क्लोजर होकर लैंड ही नहीं मिली, आप कैसे काम कर पाओगे? अब पहली गलती हमने की, जब लैंड एक्विजिशन नहीं हुई थी तो प्रोजेक्ट को टेंडर क्यों किया? टेंडर किया तो वर्क ऑर्डर क्यों दिए? अच्छा, लैंड एक्विजिशन में जो है वो तो स्थिति ऐसी है। दूसरा है फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस। कितने सालों से पड़े हैं प्रोजेक्ट? क्या किसी को चिंता है कि 3-3 साल क्लियर करने के बाद जो समय जाकर जो एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ी है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है, वो कितनी है? बैंकों की स्थिति क्या हुई है? कोई सोचता है? मुझे अरुण शौरी जी ने एक अच्छा वाक्य बताया, वो टाइम के बारे में है, तो मैंने वो लिखकर हमारे सब सेक्रेटरीज को दे दिया। हाँ कहो तो हाँ कहो, ना कहो तो ना कहो, रखते क्यों हो फाइल को? 3-3, 4-4 महीने फाइल पर बैठ के रहते हैं, नहीं आज करेंगे कल। यूर एवरी डे एस्केलेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बढ़ती है? नॉट टेकिंग ए डिसीजन इज अ बिग प्रॉब्लम। मैं जब मंत्री था तो मैं कहता था आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। अब मैंने वो अपने टेबल पर रख दिया, जो करना है निर्णय। आई एम द लास्ट पर्सन। मैं कभी कोई सेक्रेटरी को और अधिकारी को नहीं कहता गलत निर्णय करो, तुमको जो लगता लो ना, करो निर्णय। आपके निर्णय पर पॉलिसी हम तय करेंगे, हमको क्या करना है। हम उसको ओवररूल करके कह सकते कि ऐसा नहीं ऐसा करो, आपका अधिकार है, पर निर्णय नहीं होंगे तो कैसे होगा? दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इज टाइम। डीपीआर, फिर लाइन एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं। और अभी हमने निर्णय किया है कि 80% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम लोग टेंडर नहीं निकालेंगे। ने कहा पहला काम करो, बंद करो टेंडर निकालना। 80% लैंड एक्विजिशन हुआ तो करो। और दूसरा एक काम हमने किया है कि 300 प्रोजेक्ट्स एडिशनल जो 5 साल 10 साल के बाद हम इंप्लीमेंट करने वाले, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हम हमारे यहाँ एनएचआई में और इसमें ऐसे एक सिस्टम करें कि उन प्रोजेक्ट का आज से डीपीआर बना के रखो। ज्यादा पैसा नहीं लगता डीपीआर के लिए। और लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस और रेलवे के क्लियरेंस के लिए और डिफेंस लैंड के जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप अप्लाई करना शुरू कर दो। कागज देने में तो पैसे नहीं लगते, इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच। तो उससे हम समय बचा पाएंगे। तो पहली बात, हम लोग अभी हमारे शेल्फ में आने वाले 10 साल के प्रोजेक्ट का पूरा प्रोसीजर तैयार करके हम रखने वाले हैं। जब हम करेंगे तो कम से कम ये प्रोसेस तैयार होकर रहेगी। ये पहले प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल अगर हमारे पास रहता तो शायद आप आज जो प्रॉब्लम फेस करें वो नहीं कर पाते। और इसलिए मुझे लगता है कि ये इससे उसमें राहत मिलेगी। अब ये फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं मानता हूं कि लेजिस्लेटिव विंग, मीडिया, एग्जीक्यूटिव विंग और जुडिशरी, इन चारों के बारे में हमारे संविधान ने किसके अधिकार कितने हैं, मर्यादाएं क्या है, जिम्मेदारी क्या है, सब लिख के रखा है। हमारे हर प्रोजेक्ट में कोर्ट कहेगा ये काम मत करो, ये इतना करो, ये तोड़ दो, ये सब मत करो। ठीक है, कोर्ट है, सम्मान करते हैं। पर अगर हम एक तो कोर्ट से डिपार्टमेंट नहीं चला सकते, जुडिशरी से अगर चलाना है तो वो भी चला आके। अगर इस प्रकार से अगर काम होगा तो काम कैसे कर पाएंगे? और इसलिए मैं जुडिशरी का सम्मान करता हूं। पर आज धीरे धीरे इतने मैटर सब जुडिस हो गए हैं और ईयर्स टू ईयर केसेस पड़ी हुई है। जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वो मर रहा है और जनता जहां है वहां 3-3 साल प्रोजेक्ट बंद पड़ा है पीपीपी मॉडल का। और एमपी एमएलए मेरे आकर चिल्ला रहे कि ये इतने गड्ढे पड़ गए, चल नहीं सकते, मरे। तो पीपीए वाला कहता है कि क्लियरेंस नहीं तो मैं रिपेयर क्यों करूं? डिपार्टमेंट कहता है कि पीपीए कर दिया, हम पैसा क्यों लगाए? लोग वहां तकलीफ में, एक्सीडेंट हो रहे, 1,31,000 लोग मरते हैं नेशनल हाईवे पे हर साल। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इसलिए ये जो कॉम्प्लिकेशन, इसमें से रेलवे के बारे में, रेलवे ओवरब्रिजेस, एक अच्छा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को जब हमने प्रेजेंटेशन दिया तो ये सब प्रॉब्लम, रेलवे, डिफेंस लैंड का प्रॉब्लम, तो जावड़ेकर जी को मैंने कहा कि वो डिफेंस का पत्र मत निकालो 100 प्रोजेक्ट क्लियर करने का। बोले क्यों? बोला मेरे प्रोजेक्ट अटके हुए, उनको कहो पहले सेक्रेटरी को कि मेरे प्रोजेक्ट क्लियर करें, तब उनके हाथ में पत्र देना, तो देना नहीं। तो वो आए मुझे मिलने के लिए कि मैं सब आपके पूरे कर रहा हूँ, पूरा काम पे भिड़े और जल्दी करेंगे। कोई काम निकालता नहीं जल्दी। मेरा क्यों घर की बात नहीं है, आई एम फुल्ली ट्रांसपेरेंट। पर ये जो 4 बातें जो है, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस, बाद में रेलवे क्लियरेंस तो बहुत डिफिकल्ट है।
हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम क्लियरेंस का करने के लिए अवार्ड देना चाहिए तो रेलवे को देना चाहिए। आप राइट को लाओ, आप उनके चीफ इंजीनियर को लो, किसी को भी लो, रिटायर्ड आदमी को। आपने रेलवे बोर्ड रिटायर्ड चेयरमैन को भी काम दिया तो भी आपका आरओबी क्लियर नहीं होगा। वो मुंबई मेट्रो की फाइल जो थी 600 टेबल पर गई थी और हमारे आरओबी जो होते हैं वो 16 टेबल पर क्लियर करते हैं। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने सब रखा, खुले रूप से रखा। रेलवे चेयरमैन को उनका कि सर मुझे टाइम दो। मैंने उनको कहा ये तुम करो, ये बिल्कुल गलत बात है और मैंने बोला मैं आपके नाम से ओपनली चिल्लाना शुरुआत करूंगा, आप मुझे जो लीगली वो तुरंत करके दो। अब उन्होंने काम की शुरुआत की, 109 प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिए और मेरे डिपार्टमेंट के कम से कम 300 आरओबी के प्रोजेक्ट लटके हुए। एक जगह डिजाइन दिया एक इंजीनियर ने, वो बदली होगी, दूसरा आया बोला ये नहीं दूसरा चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरे पास केसेस है, यानी इंजीनियर बदल गया तो पीपी वाला क्या करेगा? आपकी मजबूरी है, बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपको फिर काम करना है, दूसरा टेंडर लेना है। तो रेलवे वाला वो क्लियरेंसेस नहीं था, पर अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और मुझे कहा कि आप हर महीने में बैठो चारों डिपार्टमेंट को लेकर और सबको बुलाओ और आप इसके जो क्लियरेंसेस है लीगली लॉजिकली एंड इथिकली, कोई गलत काम नहीं चाहिए, कम से कम उसको क्लियरेंस करने में अगर काम में हो जाएंगे तो आपके ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें से एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ इशू है और उसके लिए वो इशू है आपको क्वारी के लिए जगह चाहिए। 2-2 साल नहीं मिलती। कर्नाटक सरकार ने कानून बनाया, वो क्वारी के लिए जगह ही नहीं देते, सैंड नहीं मिलती। अब आपको सैंड नहीं मिलेगी, क्वारी नहीं मिलेगी तो रोड कहाँ से बनेगा? और हमारा डिपार्टमेंट क्लेम्ड आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देगा। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, तुम्हारी जिम्मेदारी। लैंड एक्विजिशन नहीं मिला, तुम्हारी जिम्मेदारी। सब होगा तुम्हारी जिम्मेदारी, ऊपर से हम आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देंगे। आप बोलोगे, फिर से बोलोगे, क्लेम मांगोगे तो खबरदार लाइक साइन करो, मांगूंगा नहीं, फिर क्लियर करेंगे। तो ये ऐसा कैसे काम चलेगा? देखो, आई एम नॉट फेवरिंग टू कॉन्ट्रैक्टर, नाइदर आई एम इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये नहीं चलेगा। और इसलिए ये बहुत से प्रोजेक्ट्स में स्टेट, अभी एक स्टेट तो ऐसा है कि एक सरकार आती, प्रोजेक्ट शुरू करती, दूसरी सरकार आती, उसके प्रोजेक्ट बंद करती, फिर वो सरकार जाती, वो उसके प्रोजेक्ट बंद करती। देयर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, कौन किसके काम बंद करे। अब मैं क्या करूं? दोनों भी महानुभाव बड़े। अब ये चल रहा स्टेट में, मेरे पास फाइल बनी हुई है और बैंकों में क्लेम बन रहे हैं। आखिर मैंने एनएचआई चेयरमैन को कहा कि ये स्थिति ना तुम्हारे हाथ की ना मेरे हाथ की, कम से कम इनको पेनल्टी मत लगाओ, इनको छोड़ो, जाने दो, कहाँ टोल वसूल करेंगे। ये पुराने सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, 300-300, 400-400 करोड़, उसने बंद कर दिया। इन्होंने शुरू किए, उसने बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे को काम ही नहीं होने देते हैं। आप स्टेट कौन सा होगा आप समझ लेना। अब कैसे काम करेंगे? सो दीज आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित है। जब आपने प्रोजेक्ट बिड किया तब 9% ग्रोथ रेट था, अब 4.5 पे आया, ट्रैफिक डेंसिटी कम हुई है। अच्छा, आप लोगों ने भी लालच में बहुत काम किया। जब लैंड एक्विजिशन नहीं था, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं था, कोई क्लियरेंस नहीं था, क्यों वर्क ऑर्डर लिया? आपने क्यों लिया? जब इनकम्प्लीट था तो लिया क्यों? क्योंकि आप लालच में आए, हो जाएगा, जमा लेंगे, पीआर है अपना, जमा लेंगे। आपने कॉन्फिडेंस में लिया, अब चिल्ला रहे हो पूरे बर्बाद होने के ऊपर, क्या करे क्या करे क्या करे, ऐसी स्थिति आई। ये जो इनकम्प्लीट काम कभी नहीं करना चाहिए था। आपने उस समय आके बड़े पॉजिटिव इससे ले लिया, और लेने के लिए क्या क्या किया इस पर मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। आपने ले लिए और लेने के बाद अब वो आपके सामने प्रॉब्लम है। बैंक वाले भी छाती पर बैठे हैं, सीडीआर में भी गए, एनपीए अकाउंट भी हुआ, बैंक वाले भी, मुझे खुद बैंकों के चेयरमैन, कुछ करो गडकरी जी, जल्दी करो कुछ। मैंने बोला मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप भी थोड़ा सा देखो, ट्रांसपेरेंट धंधा करिए, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, थाट के साथ करिए, झुकने का काम नहीं कहीं। जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। आप अगर लालच में आके शॉर्टकट मारेंगे तो एक बात याद रखिए, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, एंड इट मे बी लॉन्ग कट बट इट्स ए गुड पॉलिसी फॉर फ्यूचर। आप कोई शॉर्टकट मारिए और किसी को मारने मत दीजिए। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, याद रखिए, आप जितने शॉर्टकट मारे उसके कारण अभी आप लोग तकलीफ में फंसे हुए। मैं कम से कम, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी तकलीफ समझने वाला तो भी मैं हूं,
बाकी मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई इस बात का आपकी आवाज़ कहाँ तक जाएगा, और अब बोल भी नहीं सकते। जब सेक्रेटरी और एनएचआई चेयरमैन और बैठेंगे तो किसकी ताकत है उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने की? कोई बोल नहीं सकता। वही कहने वाला बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, सर आप कह रहे वो सही है, क्योंकि वो ऐसे ही रहता है। वो जब उनके अधिकारी से बोलते तो यही कहते, वो कोई अपने अभिनिवेश, देखो कॉन्फिडेंस एंड ईगो इसमें फर्क है, इसका अंतर बहुत छोटा है। आत्मविश्वास रहना और अहंकारी होना इसमें फर्क है। अभी यहाँ सिस्टम में कोई किसी को कोई बात अगर उसके मन के विरोध में कहता तो उसको लगता है कि ये मेरा इंसल्ट है। ऐसा नहीं है। मैं हमारे सेक्रेटरी को, डिप्यूटी सबको कहा, यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज मी, आप मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, आई एम रेडी टू लिसन यू। आप आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। आप मेरे को एक तो समझाओ या मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें से ये भी है, पर मैं इन सब बातों को समझ चुका हूँ, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब 4.5% जीडीपी आया, तब ट्रैफिक डेंसिटी और 9% की इसमें फर्क आने वाला है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, फाइनेंस सेक्रेटरी उपस्थित है, कि हमारा बैंक का इंटरेस्ट, मुझे याद नहीं पर अप्रॉक्सीमेटली जब स्थिति अच्छी थी तब बैंक का इंटरेस्ट 8.5%, 8% था। अब 13% हुआ है, 14% हुआ है। तो ये आप ये 13 और 14% से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी कठिन है। और इसलिए जब तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हम ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं लाते जो लो कॉस्ट इंटरेस्ट की हो, तब तक इसकी वायबिलिटी लाना और आईआरआर को मेंटेन करना कठिन जाएगा। तो मैं निश्चित रूप से आपको कहूँगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छा बजट दिया है और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी 525 वाले प्रकार के कंसेशन दिए। बहुत अच्छा बजट दिया। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि पहली बार उन्होंने आपके दर्द को समझते हुए बहुत अच्छा कोशिश की। उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, हम आपसे झगड़ा करना नहीं चाहते, हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते। और हमको भी समझता कि आपको 2 पैसे नहीं मिलेंगे तो आप काम कहाँ से करोगे। इसमें से कुछ बातों के बारे में मेरे मन में था जो मैं आपसे भी चाहता हूँ। मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे हमने बनाया तब सब लोगों के विरोध के बावजूद मैंने एक पाइपलाइन डाल दी उसमें, ऑप्टिक फाइबर के केबल के लिए 1997 में। अब वो उसके कारण 27 करोड़ का इनकम मिलता है महाराष्ट्र सरकार को। अब हमारे यहाँ देश में पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मुंबई में पावर का रेट अगर 3.5 रुपये है तो चेन्नई में 7.5 रुपये है, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है। दिल्ली का प्रॉब्लम ट्रांसमिशन लाइन का है। तो मैं सोच रहा था कि ये हमारे नेशनल हाईवे का 1 लाख किलोमीटर की उपयोग करके गैस लाइन, ऑप्टिक फाइबर लाइन और ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है। अब 1200 केवी की लाइन तो ऊपर में जाए तो लैंड एक्विजिशन का तो अब एक एक टावर के लिए 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो भी लोग जगह नहीं दे रहे हैं। अब वो एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन, तो टावर डालना और पावर लाइन ले जाना मेरा विषय नहीं है, पर मैं उसकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई सिस्टम निकल सकती है। कुछ डिज़ाइंस मैंने लोगों से चर्चा करके लाया कि गैस लाइन, वाटर लाइन, ऑप्टिक फाइबर लाइन और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन भी, तो उसके अलग अलग डिज़ाइंस मुझे मिले हैं। टेक्नोलॉजी भी अपने देश में नहीं है, पर ये इससे रेवेन्यू मिलेगा और ये रेवेन्यू भी टोल से ऐसा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरा जो है, अभी हमने तय किया कि बिटुमिन के बजाय सीमेंट रोड बनाओ। अब आप मुझे कहोगे कि सीमेंट की बैग की कीमत 325 रुपये मार्केट में है। तो मैंने हमारे एनएचआई चेयरमैन को कहा ये रेड टेंडर कॉन्ट्रैक्ट निकालो। मैंने 5-7 लोग, ये सीमेंट में भी बहुत होशियार लोग हैं, ये कार्टेल करने के, अभी ये प्री क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे आप, पोस्ट क्वालिफिकेशन ही करना चाहिए। जितने लोग आते उनको बोलो टेंडर भरो और पहले पोस्ट क्वालिफिकेशन करने के बाद फिर फाइनेंशियल बिड खोलना चाहिए। अगर आप 5 लोग हो गए तो आप बराबर कार्टेल करती हो, तू एक ले ले, तू एक ले, मैं एक ले लो, हम जॉइंट वेंचर करा ले और बस अपने भरोसे तीनों मिलकर प्राइस बिड भर देंगे। ये देश के हित में नहीं है। वी नीड फुल ट्रांसपेरेंसी और इसलिए प्री क्वालिफिकेशन करने के बजाय पोस्ट क्वालिफिकेशन करना, फाइनेंशियल बिड लेना और उसके बाद में फाइनेंशियल बिड तब निकालना जब उसका पोस्ट क्वालिफिकेशन क्लियर होगा। जिनका होगा उनका निकालना। उससे कारण क्या होगा, 25 कंपनी आएगी तो कार्टेल करना कठिन जाएगा। 5 कंपनी 8 आई कि वो काम का डिस्ट्रीब्यूशन करके बराबर जमा लेते हैं, तो दैट इज नॉट गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये पोस्ट क्वालिफिकेशन करने के बाद भी हम सोच रहे हैं। दूसरा जो है, सीमेंट में स्थिति ऐसी है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी नहीं।
अभी आज की स्थिति में मैंने हमारे एक्स पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मंत्री बनने के बाद 1 महीने के बाद उससे रेट एनालिसिस कराया और 280 रुपये अगर सीमेंट का रेट पकड़ा तो आज बिटुमिन की तुलना में कंक्रीट रोड 4% सस्ता आता है। अब ये 4% अगर कम आते हैं तो बिटुमिन क्यों यूज करना चाहिए? और सीमेंट रोड पर बिटुमिन सरफेसिंग अगर कर दिया जाए जैसे जर्मनी और बाकी, तो इतना रोड क्वालिटी सुंदर बनती है और सीमेंट रोड के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 0 हो जाती है। तो हम लोग इंकरेज करने वाले, पर ये सुनकर अगर सीमेंट वाले रेट बढ़ा देंगे, कार्टेल करेंगे तो फिर बिटुमिन शुरू कर देंगे। और आपको ताज्जुब होगा, मैं जिस क्षेत्र में हूँ मैंने 3-4 मालकों को बोला, कोई 30% 40% पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैंने कहा पूरा प्रोडक्शन तुम्हारा खरीदता हूँ, कितने में सीमेंट की बैग दोगे बोलो? आप ताज्जुब करोगे, 160 रुपये पे उसने मुझे कबूल किया। 160, अगर 160 पर अगर सीमेंट बैग मिलेगी तो आज के बिटुमिन रोड में यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। विदाउट दैट आपका इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। और उसमें और एक रिसर्च करिए, जो आपके टेक्निकल विंग है उनको लगाइए, मैं भी उसमें मदद करूंगा। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मैं सिंगापुर गया तो बड़े स्लिक डिज़ाइन लगे। तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि ये यहाँ कोई ज़मीन की फ़र्क है कि यहाँ मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि ये डिज़ाइन इतने स्लिक दिखते अच्छे तो हमारे देश में क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि जो कोड है इनका अलग है और हमारा अलग है। तो मैंने पूछा कोड क्या होता है? तब मैं पहली बार समझा कोड क्या है। अब आप एक काम करो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कंक्रीट रोड और फ्लाईओवर और ब्रिजेस के कोड आप स्टडी करो। जर्मनी का क्या है, अमेरिका का क्या है, सब कोड स्टडी करो। मुझे पता नहीं, पर मेरा अपरेंट ऐसा ओपिनियन है कि अगर हमने इंटरनेशनल कोड को स्वीकार किया तो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट 8 से 10% कम हो जाएगी। हम लोग कंजर्वेटिव है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोड, अगर अभी आज जो MSRDC का जो कोड मैंने उस समय तैयार किया था, ये दिल्ली के सब फ्लाईओवर उसी कोड को लेकर बने बाद में। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और जो मॉडर्न रिसर्च हुआ है, जैसे सीमेंट में 35% फ्लैश डालते हैं। आज तो मुझे तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना कि एक फ्लैश में कोई केमिकल डाल के उन्होंने उसका कन्वर्शन कंक्रीट में किया है। तो आपके यहाँ रिसर्च हमारे यहाँ बहुत कम होता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें आप जरूर इंकरेज करिए। लो कॉस्ट अगर हमारा रोड बनेगा तो वायबिलिटी बढ़ेगी, IRR बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट भी कम चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम चाहिए और ट्रैफिक डेंसिटी बढ़नी चाहिए, तब आपको वायबिलिटी आएगी। और इसलिए आज इसमें से हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप भी करिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मैं जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक दिन डिस्कवरी चैनल देख रहा था और डिस्कवरी चैनल पर मैंने देखा कि एक मशीन से ट्रांसप्लांट कर रहे थे ट्री को। बोले लेकिन हम इतने पेड़ तोड़ते हैं, आप ये क्यों नहीं करते हैं कि ट्रांसप्लांट? मैंने उस समय काफ़ी अभी रिसर्च किया और मैं और कंपनियों को बुला रहा हूँ। हर कॉन्ट्रैक्टर से मेरी प्रार्थना है कि आप वर्ल्ड से ऐसी मशीन लाइए कि आप रोड के बाजू में जो हजारों लाखों ट्रीज है उसको मत काटिए, उसको ट्रांसप्लांट करिए। बेंगलोर में कुछ मशीनें, कनाडा में है कुछ और वर्ल्ड की है। हम भी स्टडी कर रहे हैं, आप भी एक आधे समय आपके कॉन्फ्रेंस में स्टडी करिए। एक मशीन आप खरीद लीजिए। अच्छा, इसका पहला फायदा होगा कि आपको ट्री काटने के लिए फॉरेस्ट के पास जाना ही नहीं पड़ेगा तो आपकी मेहनत बच जाएगी, समय बच जाएगा। ये पेड़ तोड़ने वाली बात को इसमें मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें भी आप एक करिए। मैं PPP मॉडल के बारे में मैं बहुत आगे भविष्य के लिए आशा, मन में अच्छा पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ, बट प्रेजेंट सिचुएशन में इसमें मार्ग निकालते समय बहुत दिक्कतें हैं। और मैंने तय किया है कि 15 अगस्त के पहले ये पेंडिंग इशू को ख़त्म कर देंगे। और मैं आपको एक बात अप्रिशिएट करता हूँ कि NHAI में इतना कोई IAS ऑफिसर रिस्क नहीं लेता। हमारे जो चेयरमैन है, जब उनसे मैं बात करता हूँ, उन्होंने बहुत रिस्क उठाई, बहुत झगड़े किए, बहुत एग्रेसिव है वो, और उन्होंने बहुत कीमत चुकाकर उन्होंने काफ़ी इसमें से सेटलमेंट किए। और मैंने उनको कहा कि आज फिर मैं, जब मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ कैसे सॉल्व करना, क्योंकि ऐसा आपका ठीक है, कल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई CBR है, कोई CBI लग जाता है, कोई पेपर में लिख देता है। हम देश के हित में करेंगे और हम फुकट की गाली खाते रहेंगे तो क्या मतलब है? तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, NHAI चेयरमैन हमारे सेक्रेटरी को एक दिन रात को मैंने घर बुलाया, बैठे रहे और 3 घंटे मैंने कहा कि मुझे मार्ग बताओ और क्या करना। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को, आप तय करो कम समय में इन सब मामलों को कैसे निपटाना। यू टेल मी व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट वे बाय विच वी कैन गेट द रिजल्ट्स। और हम लोग उस पर आए हैं और मेरा विश्वास है कि लगभग 15 अगस्त तक
हम लोग डार्क एरिया को ख़त्म कर देंगे और नेशनल हाईवे अच्छी तरह से दौड़ने लगेगा। इतनी स्थिति निश्चित रूप से लाएंगे, उससे बैंकों में अच्छा इंप्रेशन आएगा। और 15 अगस्त को ये काम करने के बाद मैंने तय किया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और बैंकर्स इनको बुलाकर मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ कि अब ये इतने प्रोजेक्ट थे, इतने चल रहे हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और अभी आप फाइनेंस करो। अब मैं आपको ये सवाल नहीं पूछता, पर आज पीपीपी मॉडल में कोई बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार है तैयार? मैं रामचंद्रन जी को वही पूछ रहा था कि ये मैं बोलता हूँ पर ये कैसे हो पाएगा। आज का कारण है कि सब बैंकों के चेयरमैन मुझे मिले और सब कह रहे हैं बेचारों ने बहुत उत्साह के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ इतना बड़ा फाइनेंस किया है। और उसके बाद में आज सब देश का पैसा है, आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपकी भी गलती है, ऐसा नहीं है। कोई जीडीपी ग्रोथ रेट आपके कारण कम हुआ ऐसा नहीं, कुछ गलती हमारे लेवल पे होगी तो हम उसको सुधारेंगे। ये नॉट टेकिंग डिसीजन ये बहुत गलत बात है। और हमारे लेवल पर टाइम इज ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं तो प्राइम मिनिस्टर को कहने वाला हूँ कि हर ऑफिस में सरकारी बाबू और अधिकारियों के लिए एक टाइम इज ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। निर्णय तुरंत होने चाहिए। 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल तक निर्णय नहीं होना, उसके कारण भी एस्केलेशन इंटरेस्ट कॉस्ट आई है। मेरा विश्वास है कि प्रॉब्लम्स है, पर मैं एक बात अक्सर याद करता हूँ, एक बात मैंने बहुत अच्छी तरह से याद रखी कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मैं आपको ये आत्मविश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। Our government have a very positive development oriented approach, fast track decision making process, and we are very much committed for the development of this country. हम इस देश का विकास चाहते, गरीबी दूर करना चाहते, बेरोजगारी दूर करना चाहते, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को लाना चाहते हैं, हम हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं और इसलिए हम बहुत पॉजिटिव हैं। पर सिस्टम के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और कोई हमारे ऊपर आश न उठाए इसका विचार करते हुए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके कम समय में आगे जाना है। मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, आपके सहकार्य से, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं तो बहुत फ्री हूँ, कोई भी मुझसे मिल सकता है। मैं दिल्ली में कम रहा हूँ, इसलिए मैं अपना तरीका, मेरे काम करने, मैं सबको मिलता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ और झूठ नहीं बोलता। मैं मुंह पर बोलता हूँ तुम्हारी बात मुझे नहीं पसंद आ रही, ये मुझे पटती नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, ये मैं करूँगा मीन्स करूँगा, नहीं करूँगा या नहीं करूँगा। तो आप चिंता मत करिए, आप कभी भी मेरे पास आइए और मुझे अच्छी बात बताइए, क्योंकि आपकी और मेरी जो टारगेट एक ही है, उद्देश्य एक ही है। हम लोग इससे बाहर आना चाहते हैं और इसमें से जो अनेक इनोवेशंस हमने लिए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 9 अगस्त को हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशन। आप हमको सुझाव दीजिए, हम आप सबके सुझाव के आधार पर, आपके सहयोग से इस सेक्टर को आने वाले कुछ कम समय में हम फिर से एक बार अच्छी तरह से गेयर अप करेंगे और पीपीपी मॉडल के काम, अनेक काम आप सबके सहयोग से शुरू करेंगे और उसमें आपको काम करने में भी मज़ा आएगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी होगी, देश भी आगे जाएगा और रोजगार की भी निर्मित होगी और हम सब लोग मिलकर उस उद्देश्य को जरूर पूरा करेंगे। यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद।